वर्किंग विद द डीमैट सिस्टम, ठीक है, हमको डीमैट सिस्टम के साथ में कैसे काम करना है। फर्स्ट इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, दैट इज डीपी, ईदर अ बैंक, ब्रोकर और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में बी आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आपको एक डीपी को अपॉइंट करना है। डीपी मतलब यहां पे मैं डिस्प्ले पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, प्लीज डीपी मतलब वो वाला डीपी नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब ये डीपी कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ बैंक, ठीक है, इट कैन बी अ ब्रोकर, इट कैन बी एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन में बी कंप्लीटेड। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि ऐसे ही मन हो गया तो डीमैट अकाउंट खोल दोगे क्या? नहीं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो फर्स्ट में आपने क्या किया, आपने एक बैंक या फिर एक ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया। अब आप एक डीमैट अकाउंट खोलोगे। डीमैट अकाउंट में जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो भी प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट करके यू विल ओपन एन अकाउंट। Next is the physical certificate is to be given to the DP along with a dematerialization request form. आपने क्या कर लिया, डीपी सेलेक्ट कर लिया है। अब आप क्या करोगे, आपके पास में जो फिजिकल सर्टिफिकेट है, यानी आपके पास में पुराने जो भी शेयर सर्टिफिकेट है इफ एनी, तो यू विल गिव इट टू द डीपी। साथ साथ में आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म दोगे। कौन सा रिक्वेस्ट फॉर्म? डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। नाम से समझ में आ रहा है, इस फॉर्म में आप रिक्वेस्ट करोगे डीपी को टू कन्वर्ट योर फिजिकल सर्टिफिकेट, दैट मींस यू वांट टू कन्वर्ट योर फिजिकल शेयर्स इनटू योर डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने एक डीपी सेलेक्ट किया, फिर हमने अकाउंट ओपनिंग करी और थर्ड हमने रिक्वेस्ट फॉर्म फिल किया। फोर्थ इज इफ शेयर्स आर अप्लाइड इन अ पब्लिक ऑफर, simple details of DP and DMAT account are to be given and the shares on allotment would automatically be credited to the DMAT account. Okay. पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा कि आपके पास में फिजिकल सर्टिफिकेट थे। अब अगर आप न्यू शेयर्स परचेज कर रहे हो डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक ऑफर, तो आपको क्या करना है, सिंपली डिटेल्स देनी है। किस चीज की? आपकी डीपी की और आपकी डीमैट अकाउंट की, ठीक है। आप अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी आप अपने बैंक, अपने ब्रोकर की इंफॉर्मेशन दोगे। साथ साथ में यू विल गिव योर इंफॉर्मेशन अबाउट योर डीमैट अकाउंट। क्या होगा उससे? ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स जब आपको अलॉट होंगे, ऑन अलॉटमेंट, जब आपको शेयर्स अलॉट होंगे तब डायरेक्टली वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। कौन से अकाउंट में? बैंक अकाउंट में नहीं, आपके डीमैट अकाउंट में। समझ में आया? अगर आपने न्यू शेयर्स परचेज किए फ्रॉम द पब्लिक ऑफर, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने डीपी की और अपने डीमैट अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी है। फिर जैसे ही आपको शेयर्स अलॉट होंगे, वो शेयर्स डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल है। तो अभी तक 4 पॉइंट हमने क्या पढ़े? अपॉइंट अ डीपी, ओपन अ डीमैट अकाउंट, देन रिक्वेस्ट फॉर्म, एंड फाइनली इफ यू आर बाइंग न्यू शेयर्स देन इट विल ऑटोमेटिकली बी क्रेडिटेड ऑन योर डीमैट अकाउंट। Next is if shares are to be sold, that means this time we are selling the shares. इसके पहले वाले पॉइंट में हमने क्या किया था? We are buying the shares. Now we are selling the shares. The DP is to be instructed to debit the account with the number of shares. इसके पहले हमने क्या किया? हमने शेयर्स परचेज किए थे, तो हमारे अकाउंट में शेयर्स आए थे, तो हमारा अकाउंट क्रेडिट हुआ था। दिस टाइम यू आर सेलिंग द शेयर्स, तो आप क्या करोगे? आप अपने ब्रोकर को कहोगे कि प्लीज इंस्ट्रक्ट द डीपी, डीपी कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, टू डेबिट योर अकाउंट। डेबिट मतलब अब माइनस कर दो। हमारे अकाउंट में लेट्स से 1000 शेयर्स थे और आपने 100 शेयर्स सेल कर दिए, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज इंस्ट्रक्ट द डीपी टू डिडक्ट 100 शेयर्स। तो आपके पास में अब टोटल 900 शेयर्स डिस्प्ले होंगे इन योर डीमैट अकाउंट। Next is the broker then gives instruction to his DP for delivery of shares. ऊपर वाले में आपने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज बोल दो, यहाँ पे ब्रोकर बोल रहा है गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द डीपी फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर्स। डिलीवरी मतलब रिलीज कर दो, जाने दो, ठीक है। अब जैसे डिलीवर हो जाएंगे शेयर यानी ट्रांसफर हो गए शेयर्स, तो अब क्या आता है? पैसा। द ब्रोकर देन रिसीव्स पेमेंट एंड पेज द पर्सन फॉर शेयर सोल्ड, ठीक है। अब हमारे ब्रोकर के पास में पैसे आ जाएंगे। ब्रोकर क्या करेगा? वो पैसे अब हमारे रियल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, डीमैट अकाउंट में नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देगा। याद है मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको अपना डीमैट अकाउंट और अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। दिस इज द रीजन। जब आप परचेज करोगे तब आपके रियल बैंक अकाउंट में से मनी डेबिट होगा। अब जब आप सेल कर रहे हो तो आपके अकाउंट में से आपके अकाउंट में मनी क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाई यू हैव टू एक्चुअली लिंक योर डीमैट अकाउंट विद योर रियल बैंक अकाउंट
एंड लास्ट इज ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 days, जिसको हम लोग सेटलमेंट पीरियड बोलते हैं। याद है मैंने आप लोगों को बताया था T+2, तो ये 2 days मतलब क्या हो गया, T+2 ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 days। सो ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 days, दैट इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द बायर इज ऑन T+2 बेसिस, दैट इज सेटलमेंट पीरियड। समझ में आ गया कि आपको डीमैट अकाउंट के साथ में काम कैसे करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है। आपने एक लाइन में तो बता दिया कि इट इज ईदर अ बैंक और अ ब्रोकर और अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, बट हमें कुछ खास समझ में नहीं आया सर। ठीक है, कोई बात नहीं यार, वो भी कर लेते हैं, डोंट वरी। पहले मैं आपको बताता हूँ डिपॉजिटरी क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, डोंट वरी। डिपॉजिटरी is an organization which holds security of investors in electronic form। देखिए, आपने अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स मंगवाए हैं, वो शेयर्स कोई तो होल्ड करता होगा ना, someone will be responsible to hold that shares। कौन होता है रेस्पॉन्सिबल? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी कौन हो गया? डिपॉजिटरी इज द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स द सिक्योरिटीज ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वेरी सिंपल, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी सिक्योरिटीज को होल्ड करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, सो बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स थ्रू अ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिपॉजिटरी है, ठीक है, और डिपॉजिटरी किसके शेयर्स रखती है? कोई भी इंडिविजुअल के, कोई भी क्लाइंट के। बट इन दोनों के बीच में एक लिंक होता है, एक पार्टिसिपेंट होता है जो एक्ट करता है एक लिंक के जैसा, तो वो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी का ही एक एजेंट होता है थ्रू विच इट इंटरफेसेस। इंटरफेस मतलब क्या होगा? इंटरैक्ट करना, कम्युनिकेट करना, काम करना विद द इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड्स डिपॉजिटरी सर्विसेज। समझ में आ गया? लेट्स से देयर इज ऑर्गेनाइजेशन ए, देन देयर इज बी एंड देयर इज सी। सी कौन है? क्लाइंट। ए कौन है? डिपॉजिटरी। ए और सी कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में बात नहीं करेंगे। ए को अगर कुछ भी बोलना होगा वो बी को बोलेगा, बी को कुछ बोलना होगा वो सी को बोलेगा, राइट? तो दिस इज व्हाट, एक हायरार्कियल चेन हो गई, ऐसा समझ लो। तो डिपॉजिटरी कौन होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे शेयर्स को होल्ड करता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो गया? एजेंट होता है डिपॉजिटरी का जो एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द क्लाइंट। DP acts as a link between the depository and the owner of the securities. Simple. At present, 2 depositories are registered with SEBI. Only and only two depositories are registered with SEBI. First is NSDL, National Securities Depository Limited. दूसरा है CDSL, Central Depository Services Limited. तो याद रखना, डिपॉजिटरी कितने हैं? 2। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कितने हैं? बहुत सारे। देयर आर अनलिमिटेड। ब्रोकर्स हैं, बैंकर्स हैं, बहुत सारे हैं। समझ में आ गया? तो आप ऐसे समझ लो, डिपॉजिटरी अगर 2 हैं और क्लाइंट्स कितने होंगे? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? मोर देन 130 करोड़। उसमें से आई थिंक मिनिमम 50 to 60 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जो शेयर्स में डील करते होंगे। तो एक डिपॉजिटरी कितने को संभालेगा? नहीं संभाल सकता। तो उसने क्या किया? अपने नीचे पार्टिसिपेंट रख लिए। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? एजेंट्स जो डिपॉजिटरी और क्लाइंट्स के बीच में एज अ लिंक ऐड करते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी कौन हो गया? वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे शेयर्स को होल्ड करता है इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और डिपॉजिटरी कितने हैं पूरे इंडिया में? सिर्फ 2, NSDL एंड CDSL। सिंपल। The minimum net worth stipulated by SEBI for depository is rupees 100 crores. That means अगर आपको एक डिपॉजिटरी बनना है, the first requirement according to SEBI is कि आपकी net worth होनी चाहिए minimum 100 crores in Indian currency. ठीक है? सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाई डिपॉजिटरी, हमने क्या पढ़ा? डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी के क्या सर्विसेज होते हैं? ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, हमें समझ में आ गया अभी तक। डीमटीरियलाइजेशन, वो भी हमने समझ लिया अभी तक। रीमटीरियलाइजेशन, ये क्या होता है? अगर कोई पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मेरे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में ही चाहिए, अभी डीमैट अकाउंट में दिख रहे हैं लेकिन मुझे फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीमटीरियलाइजेशन, वापस मटेरियल फॉर्म में लेके आना। री का मतलब क्या होता है? वापस। रीस्टार्ट, वापस स्टार्ट करना। तो री का क्या मतलब हो गया? वापस। मटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल फॉर्म, तो वापस
फिजिकल फॉर्म में लेके आने को हम लोग बोलते हैं रीमटीरियलाइजेशन। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन करना। सेटलमेंट T+2 T+4 कुछ भी हो सकता है, जनरली इट इज T+2। फ्रीजिंग ऑफ डीमैट अकाउंट्स एक्सेट्रा। फ्रीजिंग, अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम किया है आपके अकाउंट में, दैट मीन्स आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया, आपने शेयर्स टाइम पे डिलीवर नहीं किया व्हाटसोएवर, तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। तो ये काम भी किसका होता है? ये काम भी होता है डिपॉजिटरी का। तो इस टॉपिक में हमने डिपॉजिटरी भी खत्म कर लिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी खत्म कर लिया, साथ ही साथ हमने सर्विसेज भी देख लिए जो डिपॉजिटरी ऑफर करता है।